जय हिंद। आज हम लोग ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे और ध्वनि के तारतम्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने देखा था कि ध्वनि की चाल और ध्वनि के चाल पर क्या प्रभाव पड़ते हैं अन्य माध्यमों का, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त किए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग ध्वनि की तीक्ष्णता, ध्वनि के तारतम्य के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पिछले कक्षा में हम लोग देखे थे कि ध्वनि के गुण के अंतर्गत ध्वनि के 4-5 गुण होते हैं, मेरिट होते हैं, उसी को हम लोग जानेंगे। और जाने थे कि तीव्रता, इंटेंसिटी क्या होता है। तो इसमें मुख्य रूप से आयाम की भूमिका होती है। इन आयाम के कारण ध्वनि में जो उतार चढ़ाव होते हैं उसको हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े थे। आज हम लोग देखेंगे पिच के बारे में, ध्वनि के पिच के बारे में, यानी कि तीक्ष्णता के बारे में। पिछले कक्षा में हम लोग तीव्रता देखे थे, इंटेंसिटी देखे थे। अभी हम लोग क्या देखेंगे? तीक्ष्णता, यानी कि पिच, साउंड का जो क्वालिटी होता है, अपना पिच जो होता है, तीक्ष्णता होता है, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे कि इसको हम लोग 3 चीज़ से देखते हैं। फ्रीक्वेंसी, साउंड में क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसी होते हैं, जिसको हम लोग आवृत्ति या तारतम्य कहते हैं। आवृत्ति या तारतम्य कहते हैं। इसके कारण ध्वनि जो गति करता है, तरंग जो उसके वेव, जो तरंग जो गति करते हैं, वो क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसी जब किसी भी तरंग का काफ़ी कम होगा, जल्दी अगर तरंग वेव गति करते हैं तो उसका तारतम्य जो होगा अधिक हो जाएगा। और तारतम्य जब अधिक होते हैं ध्वनि के, उसका चाल तेजी से जब करेगा तो वो क्या होता है कि उसकी आवाज़ जो होगा वह पतला हो जाएगा। आवाज़ क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा, सुरीली हो जाएगा। अगर किसी ध्वनि का तारतम्य जो है अधिक है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, देखिए ये समान ही लगभग दूरी है, लेकिन इसका जो गति है वो कम है। और जब ये तारतम्य कम होंगे, ध्वनि के तारतम्य कम होंगे, तो आवाज़ क्या होगा? मोटा होगा और कर्कश हो जाएगा। आवाज़ क्या होगा? मोटा हो जाएगा और कर्कश हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं आप लोग कि इसका जो है फ्रीक्वेंसी जो है काफ़ी अधिक है और इसका जो है कम है। इसी को हम लोग ध्वनि का तारतम्य कहते हैं। और ध्वनि के तारतम्य के कारण जो होते हैं, आवाज़ जो होता है, जैसे तारतम्य, जिस साउंड का तारतम्य अधिक होगा, फ्रीक्वेंसी अधिक होगा, वो आवाज़ क्या होगा? सुरीला होगा, सुंदर होगा, पतला होगा। तो ये इसकी गुण है, ये क्वालिटी है साउंड का। अब हम लोग इसी से जुड़े हुए कुछ चीज़ देख लेते हैं। ध्वनि का पतला होना, पतला या मधुर जो होता है, मुख्य रूप से आवृत्ति अधिक के कारण होता है। जिस ध्वनि का आवृत्ति अधिक होगा या फ्रीक्वेंसी या तारतम्य अधिक होंगे, उसके क्या होंगे कि आवाज़ पतला और सुरीला होगा। जैसे मान लड़की का आवाज़ जो है, लड़की का, मच्छर का या कोयल का, ये सब के ध्वनि में क्या होते हैं? तारतम्य अधिक होते हैं। और तारतम्य अधिक होने के कारण ही क्या होते हैं? आवाज़ सुरीला होता है, आवाज़ सुरीला होता है। अब हम लोग देखते हैं, अगर किसी ध्वनि का, किसी साउंड का पिच अगर कम है, पिच अर्थात कि आवृत्ति या फिर तारतम्य कम है, तो क्या होते हैं? आवाज़ मोटा हो जाता है, कर्कश हो जाता है। आवाज़ क्या होता है? मोटा होता है, कर्कश होता है और भारी हो जाता है। जिस तरह से मान लीजिए कि एक उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं, लड़का का आवाज़ लड़की की तुलना में क्या होता है? लड़का का आवाज़ कर्कश होता है, भारी होता है और मोटा होता है। और इसी तरह से देखते हैं कि जैसे गधा है या शेर है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे जानवर हैं जिसके ध्वनि तारतम्य क्या होते हैं? कम होते हैं। और ध्वनि तारतम्य कम होने के कारण आवाज़ उनके क्या होते हैं? मोटा होता है। तो कभी कभी प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि शेर के दहाड़ से अधिक मच्छर की भनभनाहट तीक्ष्ण होते हैं क्यों? तीक्ष्ण होते हैं क्यों?
तो यही कारण होता है, क्योंकि ध्वनि का तारतम्य जो होता है, शेर का दहाड़, उसमें क्या है, आवाज़ कर्कश होता है, दहाड़ काफ़ी कर्कश होता है, लेकिन उसका आवृत्ति जो होता है, यानी कि तारतम्य जो उस साउंड का होता है, शेर के दहाड़ का, वह तारतम्य कम होने के कारण क्या होता है कि उतना तीक्ष्ण नहीं होता है जितना कि मच्छर की भनभनाहट। मच्छर का भनभनाहट जो होता है, उसका तारतम्य बहुत ज़्यादा होता है, उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण से मच्छर की भनभनाहट, अगर कान के नज़दीक मच्छर भनभना रहा है तो जल्दी से नींद नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि शेर के दहाड़ से अधिक तीक्ष्ण होते हैं मच्छर के भनभनाहट। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इस टाइप से कुछ तुलनात्मक दृष्टिकोण से प्रश्न दिए जाते हैं, और उसमें तुलना करने के लिए कि ध्वनि का आवाज़ क्यों परिवर्तित होता है, उसके पिच के बारे में पूछा जाता है। अब हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी का मात्रक जो होता है, हम लोग फ्रीक्वेंसी जिसको आयाम कहते हैं, आयाम हम लोग पिछले कक्षा में देखे हैं। फ्रीक्वेंसी का मात्रक जो होता है हर्ट्ज में, उसको हम लोग नापते हैं। फ्रीक्वेंसी को किस चीज़ में नापते हैं, हर्ट्ज में नापते हैं। तो इससे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मुख्य रूप से ध्वनि की आवृत्ति जो होती है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं ध्वनि के तीसरा गुण। ध्वनि का जो तीसरा गुण है वह मुख्य रूप से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वालिटी कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में गुणता कहते हैं। क्वालिटी को हिंदी में गुणता कहते हैं। ये क्या होता है, समान आवृत्ति तथा समान तीव्रता के दो ध्वनि में अंतर। समान क्या है, समान आवृत्ति तथा समान तीव्रता के दो ध्वनि, माने आवृत्ति भी समान है और समान तीव्रता, एक समान तीव्रता है। अगर दो ध्वनि में अंतर हम लोगों को कैसे स्पष्ट करते हैं, तो मुख्य रूप से क्या होता है, ये उसकी क्वालिटी के ऊपर ओवर टोन्स के ऊपर निर्धारित रहता है। हम लोग उसको अलग कर पाते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि प्रतिध्वनि जो है, जब हम लोग कोई साउंड जैसे हथौड़ा लोहे पर मारते हैं तो एक वहाँ से प्रतिध्वनि भी उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग इको कहते हैं। तो जो प्रतिध्वनि होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक बार कोई आदमी बोलता है, उसी बात को अगर बार बार दोहराया जाता है तो उसको हम लोग इको कहते हैं। जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में कुछ इको साउंड भी निकाला जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि। तो ये प्रतिध्वनि क्या करते हैं, प्रतिध्वनि में मुख्य रूप से क्या होते हैं, ध्वनि का परावर्तन होता है। ध्वनि का क्या होता है, परावर्तन होता है। साउंड जो है टकरा कर क्या होता है, वापस आता है, तो उसी को हम लोग परावर्तन कहते हैं। साउंड, ध्वनि का रिफ्लेक्शन कहते हैं, साउंड का रिफ्लेक्शन होता है। और कुछ ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं, अपने सुरक्षा या शिकार के लिए, शिकार को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, ये साउंड का इको करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं। जैसे चमगादड़ है, या फिर डॉल्फिन है, या जो अल्ट्रासोनिक वेव है जो निकालते हैं, जैसे सोनार है, समुद्री जहाज में वो यंत्र डिवाइस लगा रहता है जिससे निकलता है। तो आगे कोई अगर जहाज आ रहा है या कोई बाधा है या कोई रुकावट है, उसके क्लियरिफिकेशन को हम लोग आसानी से जान पाते हैं। तो उसी को हम लोग इको कहते हैं। अब देखते हैं प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी। कोई भी प्रतिध्वनि सुनाई दे, उसके लिए सबसे न्यूनतम दूरी 16.05 होता है। न्यूनतम दूरी 16.05 मीटर होता है। 16.05 मीटर से अगर कम दूरी पर किसी प्रतिध्वनि को उत्पन्न किया जाता है तो वह सुनाई नहीं देगा, तो सुन नहीं हम लोग सकते हैं। तो प्रतिध्वनि में डिफरेंस करने के लिए उसके लिए न्यूनतम दूरी जो होता है 16.05 मीटर होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, यह डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि इको सम प्रतिध्वनि के लिए सबसे न्यूनतम दूरी क्या होता है, तो 16.5 होता है। अब प्रतिध्वनि को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रतिध्वनि जो होता है यानी कि साउंड का बार बार दोहराना, रिफ्लेक्शन होना,
तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, अगर कहीं प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है तो एक साउंड को हम लोग दूसरे साउंड में अंतर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे कान पर जो होता है 0.1 सेकेंड तक क्या होता है, साउंड का प्रभाव होता है। 0.1 सेकेंड तक साउंड का प्रभाव रहता है। तो जैसे ही प्रतिध्वनि अगर बार बार उत्पन्न होगा तो हम लोग क्या होगा कि उसको सुन नहीं पाएंगे, प्रतिध्वनि को हम लोग क्लियरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो प्रतिध्वनि को रोकने के लिए, मतलब इको साउंड को ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए क्या होगा, वहाँ दीवार को या तो खुरदरा बनाया जाएगा। दीवार को जब हम लोग खुरदरा बना देंगे तो वहाँ क्या होता है कि इको साउंड जो है, वहाँ वाइब्रेशन जो साउंड का होता है, रिफ्लेक्शन जो होता है, वह क्या होगा, रुक जाएगा। दूसरा है कि अगर हम दीवार पर पर्दा या फिर कोई कार्डबोर्ड या फिर थर्मोकोल से उसको हम लोग कवर कर देंगे, या फिर किसी लकड़ी के बने आकृति का हम लोग अगर कवर कर देंगे तो उससे क्या होगा, दीवार में इको साउंड जो होगा वह रुक जाता है, इको साउंड वहाँ बनना बंद हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कि सिनेमा हॉल में या जो बड़े बड़े जो मीटिंग हॉल होते हैं जहाँ पर भाषण दिया जाता है, वहाँ पे क्या होते हैं, अगर चारों तरफ से वह बंद रूम है तो उसमें इको को ख़त्म करने के लिए, मतलब आवाज़ के ध्वनि को, प्रतिध्वनि को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, दीवार के चारों तरफ से लकड़ी का कवर किया हुआ रहता है। इससे क्या होता है, इको साउंड ख़त्म हो जाता है। अब ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं इसका पांचवा, ध्वनि के गुण में ही पांचवा विवर्तन। विवर्तन क्या है, साउंड डिस्फ्लेक्शन। साउंड डिस्फ्लेक्शन क्या है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, विवर्तन के बारे में, डिफ्रेक्शन के बारे में। तो ध्वनि तरंग का मुड़ जाना, ध्वनि तरंग का मुड़ जाना, हम लोग लाइट में पढ़े थे डिफ्रेक्शन। तो डिफ्रेक्शन में क्या था कि वह लाइट जो मुड़ता है थोड़ा सा मुड़ता है, कम उसका मुड़ाव होता है, और अगर हम टॉर्च बार रहे हैं तो वह सीधा जाता है, सीधा गति में। लेकिन अगर हम लोग साउंड कोई ध्वनि निकाल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, अभी हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो यह चारों तरफ घूम रहा है, ये इधर भी आगे भी जा रहा है। तो क्या होता है, इसका विवर्तन होता है, साउंड का क्या होता है, विवर्तन होता है। और ध्वनि तरंगे जो होते हैं वह सीधी रेखा में गमन न कर, सीधा तो गमन करते ही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें विवर्तन होता है। और ध्वनि तरंगे चारों तरफ जो फैल जाता है, चारों तरफ फैल जाने से क्या होता है कि साउंड का विवर्तन हो जाता है। ध्वनि तरंगों का क्या होता है, विवर्तन होता है। इसी घटना को हम लोग डिफ्रेक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ से बोल रहे हैं और 2-3 कमरा बाद में कोई आदमी है, वह दिख नहीं रहा है, फिर भी अगर बोल रहे हैं तो हमारा ध्वनि वहाँ तक चला जाएगा, क्योंकि वह अलग अलग माध्यमों से होकर वहाँ उनके कानों तक पहुँच जाएगा। लेकिन अगर बीच में दीवार है, बाधा है, रुकावट है, वहाँ से हम लोग लाइट जलाएंगे तो वह जो प्रकाश वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि प्रकाश को, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन क्या होता है कि ध्वनि तरंग, प्रकाश तरंगे जो होती है वह क्या होती है, सीधा, बीच में रुकावट आएगा तो वो वहाँ से ज़्यादा मुड़ जाएंगे। लेकिन ध्वनि तरंग मुड़ कर वह क्या होगा कि चला जाएगा उस श्रोता तक में। तो यही हम लोग देखते हैं कि विवर्तन। तो डिफ्रेक्शन जो है, ध्वनि का तरंग का डिफ्रेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, यह चारों तरफ फैलता है, इसी को हम लोग विवर्तन कहते हैं, इसी घटना को। अब आगे हम लोग एक और महत्वपूर्ण चीज़ देख लेते हैं कि व्यतिकरण, साउंड का व्यतिकरण, जो ध्वनि का व्यतिकरण होता है, इंटरफेरेंस हम लोग इसको कहते हैं। इंटरफेरेंस में क्या होता है, अध्यारोपण। अध्यारोपण जो है, जब दो ध्वनि तरंगे आपस में समान फ्रीक्वेंसी के होते हैं, जब दो ध्वनि तरंगे आपस में समान फ्रीक्वेंसी पर टकराती है, एक ही
समान फ्रीक्वेंसी है और समान फ्रीक्वेंसी पर जब ध्वनि की दो तरंगे आपस में टकराती है तो क्या होता है कि वहाँ साउंड का व्यतिकरण हो जाता है, वहाँ साउंड का व्यतिकरण हो जाता है। इसीलिए देखते हैं कि हम लोग डीजे वगैरह जो बजाया जाता है उसमें क्या होता है, जो साउंड बॉक्स का मुंह होता है एक दूसरे के थोड़ा सा तिरछा रहता है, क्योंकि जब आमने सामने होगा और समान फ्रीक्वेंसी के जब रहेंगे ध्वनि तो क्या होंगे कि वहाँ ध्वनि का व्यतिकरण होने लगेगा। यानी कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि काफ़ी आवाज़ तेज़ हो जाएगा और तेज़ होने के बाद एकाएक कुछ समय के लिए 2-4 सेकेंड के लिए वो क्या होंगे एकाएक फ्रीक्वेंसी नीचे बैठ जाएगा, मतलब या तो काफ़ी ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। तो वह वहाँ जो सुनने वाले होंगे श्रोता उनको क्या होगा कि वो असहज महसूस करेंगे। तो यहाँ जब ध्वनि का व्यतिकरण होता है तो उसमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि जब दो ध्वनि तरंगे आपस में समान फ्रीक्वेंसी पर अगर टकराती है तो वहाँ साउंड का क्या हो जाता है, ध्वनि का क्या होता है, व्यतिकरण हो जाता है। और व्यतिकरण होने पर क्या होते हैं कि जो डिवाइस आपका चल रहा है वो एकाएक रुक जाएगा थोड़ा देर के लिए, तो वो उसका जो लय है वो लय रुक जाएगा। इसीलिए इसी को हम लोग ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि जैसे साउंड की गुणता के बारे में हम लोग जाने, प्रतिध्वनि के बारे में, विवर्तन के बारे में, व्यतिकरण के बारे में, इन सब से प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके बाद हम लोग जाने पिच के बारे में और फ्रीक्वेंसी क्या है, तारतम्य क्या है, आवाज़ मधुर क्यों होता है, सुरीला क्यों होता है या कर्कश आवाज़ क्यों होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग जाने। आई होप आप लोग ये सब समझे होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।